हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। और आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 4 द एंड करने जा रहे हैं, ख़त्म करने जा रहे हैं। जनरल एंट्रीज की जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता चुकी हूँ, करवा चुकी हूँ। कुछ भी नहीं बचा। परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न है तो वो जस्ट अपोजिट रहती है कि परचेस अगर डेबिट होती है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होगी, सेल्स अगर क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगी, और कुछ भी नहीं, जस्ट अपोजिट हो जाती है। और मैंने स्कूल में करवा भी दिया है, और भी आगे रिवीजन में हम इसको भी करेंगे, लेंगे बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस उठा लेंगे एक दो जिसमें ये कॉन्सेप्ट हो। अब देखिए, एक बात सबसे पहले क्वेश्चन कर रही हूँ मैं आपसे। फर्स्ट मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, वो क्लास 11th हो 12th हो या कोई सी भी क्लास हो, सभी स्टूडेंट से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग हार्ड वर्क करना पसंद करोगे या स्मार्ट वर्क करना पसंद करोगे। आप लोग हार्ड वर्क करना पसंद करोगे या स्मार्ट वर्क करना पसंद करोगे। क्यों कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क, सबसे बड़ा हार्ड वर्कर कौन है? एग्जाम्पल दे तो वो एक गधा है। गधा सारा दिन बोझड़ होता रहता है, सारा दिन बोझड़ होता रहता है, सुबह से शाम तक हार्ड वर्क करता है सबसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी गधा ही कहलाता है। वो कभी भी रेस में भाग नहीं लेता है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है रेस में। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन हार्ड वर्क करता है उसके बावजूद भी। वहीं स्मार्ट वर्क करने वाला व्यक्ति हमेशा जीत जाता है, विनर हो जाता है। तो हमने इस जनरल एंट्री में ये जो 4 चैप्टर इसको स्मार्टली तरीके से कंप्लीट किया है। यहाँ एक एक कॉन्सेप्ट को उठाया और रख दिया। कितने कॉन्सेप्ट है जनरल में, वो सारे कॉन्सेप्ट उठा के आपको रख दिया और आपके सामने क्लियर कर दिया है। क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा और समझ लो, थोड़ा सा वीडियो लंबा ही होगा, मैंने आपको समझाया था। अब नाम तो किसी का ठीक है, आप अपना अपना नाम सोच लीजिए, आप ही बोलोगे जिसका जो नाम है। मैंने एक्स दे दिया। ये है जो मिस्टर एक्स है, ये है ये मिस्टर एक्स है। मेरे को ये एक्स है, समझ लो, है ना, ये एक्स है। जैसे भी ये ढूल्हे लग रहे हैं, ये मिस्टर एक्स है और ये इनकी शॉप है। ये मिस्टर एक्स है और ये इनकी शॉप है। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट किन किन सोर्सेस से किया? तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, जो जो इनके पास था वो सोर्सेस से किया। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ट्रांजैक्शन करने से पहले बिजनेस तो होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कुछ भी ट्रांजैक्शन करने से पहले उसके पास बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस होगा तभी तो वो ट्रांजैक्शन करेगा। तो पहले बिजनेस स्टार्ट करता। फर्स्ट एंट्री क्या होती है? स्टार्टेड बिजनेस। देन आफ्टर देन उसने क्या किया? अब क्या करेगा? वो गुड परचेस करेगा। तो उसने परचेस किया, तो मैंने परचेस वाली सा कितने टाइप से वो परचेस कर सकता है, कितने कॉन्सेप्ट है परचेस के, वो सेकेंड एंट्री। फिर जो माल खरीदा है उसे अपने पास नहीं रखेगा, बेचेगा, तो मैंने अपन ने बेचने वाली सारी एंट्रियाँ कर ली। अब इन लेन देनों के बीच में एक्सपेंसेस भी तो होंगे, खर्च भी हो गए, तो हमने सारे खर्च कर लिए। अब एक जगह से दूसरी जगह माल ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा या किसी प्रकार या गोडाउन में रखा हुआ माल है और उसमें कोई लॉस हो गई, शॉर्ट सर्किट हुआ या अदरवाइज किसी भी प्रकार से लॉस बाय फायर, ट्रांजिस्ट कुछ भी हुआ है, तो उस लॉस से रिलेटेड कर लिया। अगर उस हमने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा और हमें क्लेम रिसीव हुआ है तो उसकी एंट्री क्या होगी? वो भी कर ली हमने। अब क्या बचे थे? सिर्फ बैंक ट्रांजेक्शन, क्योंकि एक बिजनेसमैन है, ओबियसली ट्रांजेक्शन सारे कैश तो नहीं करेगा। बहुत सारे लोग, हम भी कुछ लेन देन करते तो हमें चेक दे देते हैं कैश की जगह। हम भी कई लोगों को चेक देते हैं, तो कैश पेमेंट ना करते हुए चेक देते। तो जब चेक देते हैं तो उसकी क्या एंट्रिया होगी? अब ये कॉन्सेप्ट बचा था और इसके बाद कुछ नहीं बचा। तो ये हो गया स्मार्ट वर्क। अब आपको स्मार्ट वर्क करना है या हार्ड वर्क, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। आई डोंट नो। मैंने स्मार्टली आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए अपनी तरफ से। अब आप किसी भी बुक को उठा लो, जो एंट्री है वो वाले कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट आप अपनी एक फेयर कॉपी में रिकॉर्ड कर लीजिए, सारे क्वेश्चन रिकॉर्ड कर लीजिए। चेंज होगा तो सिर्फ अमाउंट चेंज होगा, एंट्री चेंज
नहीं होगी, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा। तो सर ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट को आप अपने फेयर कॉपी में बिल्कुल रिकॉर्ड कीजिए, इसी के नाम से, जनरलाइजिंग से। देन आपकी जो भी राइटर है, जिस भी वो है बुक है, कोई सी भी बुक हो, वो बीकॉम फर्स्ट ईयर हो चाहे 11th हो, दोनों के स्टूडेंट आप उठा लीजिए बुक, और ये जनरल एंट्रीज मैच कर लीजिए। जनरल एंट्री में क्वेश्चन सेम रहेगा, आंसर में आपको सिर्फ अमाउंट चेंज करना। तो जो क्वेश्चन है एज इट इज़ वही की वही एंट्री। परचेस है तो परचेस वाले कॉन्सेप्ट को उठा लो, सारे जितने टाइप से परचेस है बता दिया। सेल्स है तो सेल्स की उठा लो, एक्सपेंसेस लॉसेस है तो वाली उठा लो, सारे तो बता दिए। बस वो पेज ही पलटना, आपको अपनी बुक के सारे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर लो, और बड़े स्मार्टली, क्योंकि मुझे तो पहले से ही पता है कि परचेस कितने प्रकार से होती है और उसके कितने प्रकार से उसको सॉल्व किया जा सकता है, क्या क्या जनरल एंट्री होती है। तो मुझे वो देखने की ज़रूरत भी नहीं, अगर मैंने ये इतने कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न कर लिया, समझ लिया और उनकी जनरल एंट्री करना सीख लिया, ख़त्म। अब हम बैंक ट्रांजेक्शन कर लेते हैं और इस चैप्टर को एंड कर देते हैं बाय। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बैंक ट्रांजेक्शन में मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है कि कैश डिपॉजिट इन टू बैंक या इन द बैंक, पैसा क्या करा, बैंक में जमा करा। कैश डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक में पैसा जमा किया, कितना किया, 10,000। तो पैसा तो गया बिजनेस से। अब यहाँ मैंने बोला बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहे और बिजनेस के द्वारा हो रहे, है ना। तो बिजनेसमैन क्या लिखेगा अपने इसमें, पैसा गया, कहाँ गया, बिजनेस से बाहर गया, बैंक में जमा किया। तो जहाँ जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसका नाम लिखते हैं, या जिस भी पर्सन को पेमेंट करते हैं, परचेस करते हैं तो परचेस का लिखते हैं, एसेट्स परचेस की तो एसेट्स लिखते हैं। तो यहाँ बैंक में जमा किया तो बैंक लिख देंगे, बैंक डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट क्या हो गया आपका, डिपॉजिट किया तो पैसा गया, कहाँ गया, बैंक में गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्या गया बैंक में, कैश, नगद, तो टू कैश अकाउंट। कितने रुपीस, 10,000, 10,000 एंड 10,000। बस बिंग लगा के क्वेश्चन लिख देना, नरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। सेकंड है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹5,000, पैसा जमा कर दिया तो निकाल भी लेंगे। 10,000 जमा किया, फिर ज़रूरत लग गई तो 5,000। फिर देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़ना, विड्रॉ वाली एंट्री को। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, फॉर ऑफिस यूज लिख देंगे या बैंक भी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, पैसा अब आया है तो कैश आती है तो डेबिट और जाती है तो क्रेडिट। आई क्या आया, कैश आया। नंबर 2 कैश अकाउंट डेबिट, व्हाट कम इज डेबिट, तो क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट कहाँ से आया, बैंक से निकाला, तो टू बैंक अकाउंट। कितना निकाला, तो 5,000 रुपीज़ हमने निकाल लिया वापिस। ये विड्रॉ, ये जमा किया तो बैंक डेबिट, कैश आती है तो डेबिट और जाती है तो क्रेडिट, पता है ना। तो यहाँ कैश गई, कहाँ गई, बैंक में जमा हो गई तो उसको किया। यहाँ कैश आई तो डेबिट, कहाँ से आई, बैंक से आई तो बैंक को क्रेडिट किया, बस सिंपल। अब नेक्स्ट कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। अब देखिए ऊपर सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री में डिफरेंस देख लेना। पर्सनल यूज़, और मैंने अभी आपको स्कूल में सिखाया था कि ये जो पर्सन है इसने बिजनेस स्टार्ट किया, और स्टार्ट के समय जो भी कैश और एसेट्स उसमें इन्वेस्ट किया वो उसकी क्या है, जो भी इन्वेस्ट किया, जो भी इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट क्या है, उसकी कैपिटल है। क्या है, कैपिटल है। उसने जो भी कुछ जमा किया, स्टार्टेड बिजनेस के समय जो भी इन्वेस्टमेंट किया, कैश लगाया, उसने फर्नीचर लगाया, वेंडिंग लगाया, में से कुछ एनी एसेट्स, वो सब क्या है, उसकी कैपिटल है। लेकिन उसे आवश्यकता पड़ने पर वही पैसा उसको ज़रूरत पड़ गई पैसे की, उसको पैसे की आवश्यकता पड़ गई तो बैंक वगैरह से दूसरे से उधार क्यों लेगा, उसके बिजनेस से ले लिया उसने। तो उसने बिजनेस से पैसा ले लिया, किसके, कैसा लिया, पर्सनल यूज़। उसके घर के सर्वेंट को उसको सैलरी पे करनी होगी, कुछ गिफ्ट खरीदना होगा, घर में कुछ रिक्वायरमेंट लग गई होगी, नीड लग गई होगी, उसको पूरी करने के लिए उसने कैश विड्रॉ कर लिया। कहाँ से विड्रॉ किया, अपने बिजनेस से विड्रॉ किया। कैसा, पर्सनल यूज़ के लिए किया, ऑफिस यूज़ के लिए नहीं है। तो जब कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी गुड्स या कैश विड्रॉ करता है, निकालता है, बिजनेस को देता है,
तो वो कैपिटल, और बिजनेस से निकालता है तो वो क्या कहलाएगी, ड्राइंग। अपन ने अच्छे से पढ़ा है इसको। तो जब विथड्रॉ किया तो वो क्या है, ड्राइंग। एक बिजनेसमैन के दो मेन पर्सनल अकाउंट रहते हैं, ड्राइंग अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये दोनों उसके पर्सनल अकाउंट रहते हैं। तो अभी यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, उसके पर्सनल यूज़ के लिए उसने निकाला। तो जब पर्सनल यूज़ लग गया वहाँ पर तो क्या कहलाएगा, ड्राइंग। खर्चा कहाँ हो गया, पैसा किस लिए निकला, पर्सनल यूज़ के लिए। तो थर्ड एंट्री क्या आएगी, ड्राइंग। अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से निकाला, बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कितने रुपए निकाले, कितने रुपए निकाले, 15,000। तो 15,000 हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। पर्सनल यूज रहेगा तो क्या होगी, समझ जाना। आप आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगी। अब नंबर 4, व्हेन ए चेक इज इशू टू रवि। रवि आपका क्रेडिटर था, जिससे आपने उधार माल खरीदा था, कुछ भी कार्य किया था, जिससे आपको पैसा देना था। रवि नाम का एक पर्सन है, उसको आपको 3,000 रुपीज़ देने थे। तो आपने उसको कैश ना देते हुए क्या दे दिया, चेक इशू कर दिया उसके नाम से। ले भाई चेक निकाल लेना बैंक से। किसको दिया पैसा, रवि को। कहाँ से लेगा रवि, आपके बैंक अकाउंट से। वो जाएगा, चेक लगा देगा अपने अकाउंट में या डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाके ले लेगा। तो पैसा कहाँ से कम होगा, आपकी बैंक अकाउंट से। किसको दिया, रवि को। तो रवि को डेबिट कर दो, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर नंबर 4, रवि, नाम कुछ भी हो, रवि सोम मंगल कोई फर्क नहीं पड़ता। रवि डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितने देने थे, 3,000 रुपीज़। बिंग लगा के नरेशन लिखना तो सीख ही गए, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम, पेड सैलरी बाय चेक 2,000 रुपीज़। सैलरी एज एक्सपेंस है, सैलरी क्या है, व्यवसाय के लिए खर्चा है, बिजनेस के लिए खर्चा है। तो ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट, तो यहाँ लिखेंगे पैसा जा रहा है सैलरी अकाउंट डेबिट, लेकिन नगद नहीं दे रहे हैं, चेक के द्वारा दे रहे हैं। तो चेक दिया तो चेक कहाँ से जाएगा, बैंक। तो जहाँ जहाँ हम कैश लिखते थे वहाँ वहाँ बैंक अकाउंट लिख देंगे। कितने रुपए दे दिए, 2,000 रुपीज़। ये हम पहले भी कर चुके हैं एक्सपेंसेस में भी। पेड सैलरी के बाद में परचेज गुड्स फ्रॉम दीपक ₹50,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक। तो आपने माल परचेज किया है मिस्टर दीपक से 50,000 का, और उसका वो नगद रुपया ना देते हुए चेक पकड़ा दिया, ले भाई चेक ले लेना। क्या किया, परचेस किया। कौन से परचेस है, कैश परचेस है। तो चलिए, परचेस ऑलवेज डेबिट पता है हमें। तो यहाँ पर 6 नंबर, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। कितने रुपए का माल खरीद लिया, 50,000 का, ओके, 50,000 रुपीज़। खरीद लिया, चलो आगे बढ़ो। ये आता था आपको, कैश की जगह सिर्फ बैंक लगाना था, चेक देते तो बैंक, पहले भी कर चुके हैं इसे। देन आगे आपको बोल रहे हैं परचेस के बाद में, कैश सेल्स ₹25,000 एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक विच वाज डिपॉजिट इन द बैंक। सेम डे आपने उसको डिपॉजिट कर दिया। आपने कैश से नगद माल बेचा है, नगद माल बेचा और उसके बदले में आपको नगद रुपया ना मिलते हुए क्या मिल गया, चेक दे दिया सामने वाली पार्टी ने। उस चेक को आपने जाकर बैंक में लगा दिया, आपके बैंक अकाउंट में जाकर डाल दिया। तो क्या किया आपने, सेल्स की। सेल्स की तो कौन सी सेल्स की, कैश नगद बेचा, माल तो नगद ही बेचा, चेक तो हाथों हाथ ही मिल गया ना, लेकिन चेक मिला है। तो चेक मिलता है तो कैश की जगह क्या लिख देंगे, बैंक, क्योंकि सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। यहाँ पर 7 नंबर, सेल्स ऑलवेज
क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा कहाँ से आ रहा है, सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा, 25,000, और यहाँ भी 25,000। नेक्स्ट है आपकी रिसीव चेक ऑफ ₹10,000 फ्रॉम नमन। नमन नाम का व्यक्ति है, उससे आपको चेक रिसीव हुआ। कैसे चेक कब रिसीव होता है, जब आपने उसको उधार माल बेचा होगा तभी तो चेक रिसीव हुआ, अदरवाइज चेक थोड़ी रिसीव होगा। आपको उससे लेना था, उसने कैश न देते हुए आपको क्या दे दिया, चेक दे दिया। किससे चेक आया, नमन से आया। क्या आया, चेक आया। तो चेक की एंट्री क्या होगी, बैंक से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको कैश आया। देखिए चेक मिला है, चेक को आपने अभी बैंक में जमा नहीं किया। यहाँ ध्यान देना, यहाँ चेक रिसीव हुआ है और इसको आपने अभी बैंक में जमा नहीं किया, सेंड नहीं किया, भेजा नहीं है बैंक में, चेक आपके पास ही है। मतलब आपका जो रुपया था वो आपको मिल गया। आप जब चाहे उसे बैंक में लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे आज लगाएं या 2 दिन बाद लगाएं या 4 दिन बाद लगाएं, लेकिन आपके पास कैश आ चुका है। तो जब तक आपको जो चेक रिसीव हुआ उसे बैंक में आप नहीं सेंड करेंगे, जमा नहीं करेंगे, तब तक वो आपको कैश ही कहलाएगा। तो कैश आ गया, कैश के द्वारा अभी कैश ही लिखाएगा, अभी बैंक नहीं लिखाएगा, क्योंकि चेक रिसीव हुआ है और आपने उसको बैंक में सेंड नहीं किया। तो ये आपको पता है कि अभी आपने नहीं किया। तो यहाँ 8 नंबर क्या आया, कैश। यहाँ कैश ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने चेक को बैंक में नहीं भेजा है। कैश अकाउंट डेबिट टू नमन। कितने रुपए का चेक है नमन का, देख लो, 10,000 रुपीज़ का। तो यहाँ 10,000 रुपीज़ और यहाँ भी 10,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट एंट्री पढ़ लेते हैं। चेक रिसीव फ्रॉम नमन डिपॉजिट इनटू द बैंक, यानी कि हमें कल चेक मिला था और हमने आज उसे डिपॉजिट किया है। बीच में संडे वनडे भी तो आ जाता है, सैटरडे संडे आ जाता है, या टाइम नहीं है, उसने 5 बजे बाद दिया है, रात को दिया है, तो कैसे बैंक में जमा करेंगे। बहुत सारे केसेस होते हैं। तो जिस समय एक चेक रिसीव होता है और उसी दिन अगर सेंड टू बैंक या डिपॉजिट इनटू द बैंक नहीं लिखा हुआ है, तब तक उसे बैंक में नहीं करेंगे। उसे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू। तो जिस दिन आपने चेक जमा नहीं किया उस समय तक आपके पास कैश आ गया है, बैंक नहीं आएगा। बैंक में कब लिखाएगा वो, जब आप उसको बैंक में लगा देंगे, बैंक को भेज देंगे, है ना, कलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर सेकेंड लास्ट एंट्री है आपकी 10 नंबर की, चेक रिसीव फ्रॉम द नमन डिपॉजिट इनटू द बैंक। तो बैंक में आपने सेकेंड एंट्री है। 10,000 का चेक था तो 10,000 का ही चेक जाएगा, अलग से अमाउंट नहीं रिप्रेजेंट किया गया, उसमें लिखा नहीं गया। तो क्या आएगा, अब यहाँ पर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू नमन। यहाँ कैश की जगह बैंक आ जाएगा 9 नंबर की एंट्री में। तो यहाँ लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू नमन। टू नमन कितने रुपए, 10,000 रुपीज़, और यहाँ भी 10,000 रुपीज़। द एंड। अब इसमें वो डिसऑनर्ड वगैरह भी होता है कि जो चेक है ये डिसऑनर्ड हो गया, उनके अकाउंट में पैसे वैसे नहीं होते, तो वो है, तो थोड़ा सा बचा है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, हमारे रिवीजन में कर लेंगे। अब ध्यान दें, क्या करना है, टोटल करना है, कर लीजिए आप लोग। कैसे करना है, दिया क्या करना है, 10,000, 5,000, 15, 15, 15, 30, 30 एंड ये दोनों 5, 35। अब यहाँ क्या है, 25, 25 में से 5 ले लिया, कितना हो गया था, 35, 40, 20 ये ले लिया, 60, 60 एंड 50, 1,10,000, 20 एंड 30, 1,30,000 टोटल ऑफ जनरल आ गया, 1,30,000। बोथ साइड डेबिट एंड क्रेडिट दोनों का सेम इक्वल रहेगा। तो ये हो गया आपका टोटल और जनरल, और ये हो गया चैप्टर भी खत्म। जितना ज़रूरी था आप लोगों के लिए उतना पूरा पढ़ा दिया। स्मार्टली वर्क करना है, ध्यान देना है, और ये चैप्टर द एंड और इसकी थ्योरी सब आपको व्हाट्सएप पर दे दी गई है, पहले लिखवा चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस में पहले भी हो चुकी है। और भी कुछ बचा होगा वो कर लेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, अभी हमारे पास टाइम को भी तो देखना है। चलिए फटाफट ये चैप्टर ख़त्म कीजिए और सबकी कॉपी में रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।